बेटे, हमने इनहेरिटेड चेंज के अंदर बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया। इस वीडियो में मैं इनहेरिटेड चेंज के तमाम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और उनके आंसर्स दूंगा। आप इस वीडियो को देखकर इनहेरिटेड चेंज के आधे कंटेंट को मेमोराइज कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो के नोट्स भी बनाते चले जाना ताकि तुम्हें चीज़ें याद हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम इनहेरिटेड चेंज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि वो बार बार पूछता है, और वो ये कहता है कि एक्सप्लेन करो हाउ मियोसिस कैन लीड टू जेनेटिक वेरिएशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है, और आपको उसके अंदर क्या डाटा मेमोराइज होना चाहिए जिसमें आप बता सकते हो, अपना आंसर दे सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्वेश्चंस क्या हो सकती है जो वो आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि मियोसिस के अंदर क्या स्मेटा फॉर्मेशन होती है। ये वो पहला पॉइंट है जो आपको मार्क्स देगा। और ये क्या स्मेटा फॉर्मेशन कब हो रही होती है? ये क्या स्मेटा फॉर्मेशन हो रही होती है क्रॉसिंग टू ओवरी। इसका आपको लदा मार्क मिलेगा, क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसमेटा फॉर्मेशन। फिर आप ये बताओगे कि क्या ट्रांसमेटा और क्रॉसिंग ओवर के अंदर हो क्या रहा होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इन्फो लिख रहा हूँ ताकि हम जल्दी लिखते, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ इन्फो किस फॉर्म में हो रही होती है? इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटीरियल। या आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल्स हो रही होती है। और ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल्स किसके दरमियान होनी होती है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये भी अब आपको बात पता चल गई कि होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि एक जैसे क्रोमोसोम्स के दरमियान होनी चाहिए, बट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में उसके अपने ही क्रोमेटिड्स के दरमियान नहीं होनी चाहिए। जो अलग अलग क्रोमेटिड्स हैं इनके दरमियान होना चाहिए, जो दूसरा जगह से आ। और इसका जो पॉइंट है वो क्या होता है? इस वक्त हो रही होती है, ये हो रही होती है प्रोफेज 1 के अंदर। प्रोफेज 1 के अंदर ये रिजल्ट किस चीज में करता है? ये रिजल्ट करता है इन न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। जब इसमें न्यू कॉम्बिनेशन बन जाते हैं तो हमारे पास जो लिंक्ड ग्रुप्स होते हैं, लिंकेज जो होता है, लिंकेज इज ब्रोकन। लिंकेज क्या होता है? कि जो एक एलील दूसरे एलील के साथ इकट्ठे जा रहे होते हैं, इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं, वो ब्रेक होता है। और हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या? हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्ट, ठीक है। फिर आप बताते हो कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये कब हो रही होती है, कहाँ हो रही होती है? ये मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 के अंदर हो रही होती है। जिसके अंदर मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 का आप रेफरेंस दोगे, जिसमें आप बताओगे कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस of allele set are formed, ठीक है जी। इसमें हमारे पास डिफरेंट एलील सेट जो है वो बन जाते हैं। अब ये वो डाटा है जो अगर आपके ज़हन में हो तो आप ये बता सकते हो कि अगर वो सवाल पूछे कि जेनेटिक वेरिएशन के अंदर मियोसिस क्या रोल प्ले करती है, या अगर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मियोसिस प्लस जो फर्टिलाइजेशन है वो इसमें क्या रोल प्ले करती है।
उसके अंदर भी आपको मोर और लेस यही बातें बतानी। आपको ये बताना होगा इसके अंदर, जब तक आप यहाँ तक बता दोगे, जब मैं फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट को ऐड कर रहा हूँ तो मैं ब्लू से हाईलाइट करता हूँ, जब तक आप ये बात बता चुके होगे कि ये हमारे पास मियोसिस कैसे रोल प्ले कर रही होती है, तो फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट को जस्टिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि देयर इज अ रैंडम फर्टिलाइजेशन या रैंडम मीटिंग, यानी सारे प्रोसेस के बाद आप ये बताओगे कि रैंडम मीटिंग होती है जिसमें न्यू combinations of alleles are expressed in siblings। इसीलिए बहन भाई जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नजर आ रहे होते हैं, ठीक है ना। और वो क्यों है? बिकॉज वहां पर रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रही है, रैंडम फ्यूजन ऑफ, या मैं ये कह लूँ इसको और फैंसी बना लो, इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड गैमेट्स। एंड इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड जो क्रोमोसोम्स हमारे पास जो गैमेट्स में आ रहे हैं, उनकी जो रैंडम फ्यूजन है उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन और मियोसिस जो है दे आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक वेरिएशन। इसकी वजह से नई नई जो वेरिएंट्स हैं वो बन। उसके बाद एक क्वेश्चन वो आपसे पूछा हुआ आपसे कि मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स हैं इनका बिहेवियर डिस्क्राइब। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट अभी तक ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके पास में भी आपके पास इनफ डाटा होना चाहिए। सबसे पहले आप ये बताओगे कि पहला स्टेप क्या, पहले नंबर पे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो कॉन्डेंस होते हैं और वो थिक हो जाते हैं। नंबर 2, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, बाइवेलेंट्स फॉर्म कर लेते हैं, बाइवेलेंट्स आर फॉर्म। ये जो बाइवेलेंट्स हैं, आप ये बाइवेलेंट्स भी कह सकते हैं और आप क्रोमोसोम पेयर भी कह सकते हैं, क्रोमोसोमल पेयर्स वो बन जाते हैं। फिर आपको क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताना, जैसे भी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको डाटा दे चुका हूँ। क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको बताना है कि क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है कि क्यास मेटा फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और उसके अंदर आपके जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है क्रोमोसोम्स का वो एक दूसरे के साथ हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए होगी। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो आपके जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्या करते हैं, वो आपके क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमेयर्स से, वो आपको सेंट्रोमेयर्स से पुल करना शुरू करते हैं और पोल्स की तरफ कहना शुरू करते हैं। या फिलहाल आप इसको यहाँ तक रख लेंगे, सेंट्रोमेयर्स के काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हो जाते। फिर आपको ये बताना है कि वो इक्वेटर के ऊपर बाइवेलेंट्स बना देते, मिड लाइन या इक्वेटर के ऊपर दे फॉर्म बाइवेलेंट। ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, सेपरेशन होनी शुरू हो जाती है। और सेपरेशन कैसे हो रही होती है, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पोल्स।
उसके बाद ये तो हो गया मियोसिस की। चूंकि बात करें तो आपको पता है कि मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है। ये अभी तक जितना पार्ट डिस्कस किया हमने, ये सारे का सारा मियोसिस 1 को शो करा। अब इसके बाद आपको ये बताना है कि मियोसिस 2 के अंदर इसका क्या बिहेवियर होगा। डेफिनेटली वो आपको इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मगर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अंदर से ही कहीं ना कहीं वो आपको बना के चीज़ें पूछेगा। तो अगर आपको ये सारा डाटा याद हो तो आप आसानी से इसका आंसर कर सको। अब मियोसिस 2 के अंदर आपको क्या बताना है? मियोसिस 2 में आप बताओगे कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स है, ठीक है, वो लाइन अप हो जाती हैं इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर के ऊपर लाइन अप है, और जो सेंट्रोमेयर्स हैं वो डिवाइड होने लगते हैं। सेंट्रोमेयर्स की जो है ना डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जब सेंट्रोमेयर्स की डिवीजन स्टार्ट हो रही है तो उनके जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। यार इसका कोई हानि करेंगे। और उसके बाद जब ये क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होती है तो हमारे पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज अटेन्ड। और ये ओवरऑल बिहेवियर होता है हमारे पास क्रोमोसोम्स का मियोसिस। फिर एक क्वेश्चन वो हमसे पूछता है कि जब प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रोटीन प्रोडक्शन होती है तो उसमें जो लैक ऑफ ऑन है वो क्या रोल प्ले कर रहा होता है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद आपको उसका आंसर देता हूँ। वो हमें कहेगा डिस्क्राइब द जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन प्रोटीन प्रोडक्शन का जेनेटिक कंट्रोल इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर यूजिंग लैक ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन को इस्तेमाल करते हुए कैसे कंट्रोल किया जाता है प्रोटीन प्रोडक्शन। अब आप यहाँ पर सबसे पहले आपको जिक्र करना है रेगुलेटरी जीन्स का। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर बताना है रिप्रेसर प्रोटीन्स के बारे में। रिप्रेसर प्रोटीन्स वो है जो जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देती। कैसे? बाय बाइंडिंग टू ऑपरेटर रीजन। अब क्या होगा, अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो, हम यहाँ पे कहेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। ये कैसे बिहेव करें? हमारे पास ये जो लैक्टोज है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर नोट कीजिए। हमारा ये जो लैक्टोज है ये बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। which will, second point, change the shape of
रिप्रेसर प्रोटीन, थर्ड पॉइंट, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन मूव्स अवे फ्रॉम ऑपरेटर इंजन, जहां जिसने इसको रोका हुआ था, और हमारा जो जीन है वो एक्सप्रेस होना शुरू होता है बिकॉज उसका जो ऑपरेटर रीजन है वो खुल जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखें। सिंपल पॉइंट ये है कि लैक्टोज ने बाइंड किया रिप्रेसर के साथ, रिप्रेसर को आगे पीछे कर दिया और वो अपना जो है ना वो आपका जो ऑपरेटर रीजन है वो ओके हो गया। और ये तो हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जब आप इसमें लैक्टोज डाल दो। अगर लैक्टोज नहीं अवेलेबल, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या होगा? आपकी जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसने बाइंड किया हुआ होगा, तो ऑपरेटर रीजन या ऑपरॉन एक ही बात है। और इसको ब्लॉकेज किया होता है, ऑपरॉन की ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, थोड़ा इस पे साइड इंक्रीज कर लेता हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है कैन नॉट बाइंड प्रमोटर, और आपको पता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड करेगा, आरएनए नहीं बनेगा, तो आपके पास फिर मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा। जब आपके पास मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज नहीं हो रहा होगा तो राइबोसोम्स के ऊपर क्या जाकर अटैच होगा, और जब राइबोसोम्स खाली रहेंगे तो प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होगी, यानी जो आपकी जीन का एक्सप्रेशन है, पार्डन माय हैंड राइटिंग, जो बहुत तेज लिखता हूँ तो ऐसे लिखा कि आपका जो जीन का एक्सप्रेशन है वो नहीं आ सकेगा, तो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। दिस इज हाउ इट इज कंट्रोल्ड। तो एक बार जरा इसको गौर से देख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आए जेनेटिक कंट्रोल इन प्रोटीन प्रोडक्शन का, तो आप यूजिंग लैब ऑपरॉन, तो आपको ये सारी बातें वहां पर मेंशन करनी। जी सुहा, आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर ये थोड़े मार्क्स का है, तो अगर थोड़े मार्क्स का आएगा तो वो आपको बहुत क्लियर इंडिकेशंस देगा कि आपको कौन सा डाटा देना है, फिर आपको ज़्यादा डाटा वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करना होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि जीन म्यूटेशन जो है वो कैसे कैसे हो सकते हैं, द वेज बाय विच जीन म्यूटेशन कैन हैपन। अब जीन म्यूटेशन के मुख्तलिफ तरीके आपको बताने हैं कैसे कैसे हो सकते हैं। नंबर 1, आपने बताओ कि चेंज इन बेर कैन इम्प्लीमेंट सीक्वेंस। किस वक्त चेंज हो जाए? ड्यूरिंग एप्लीकेशन। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है।
दूसरी बात ये आप मेरे बता सकते हैं कि कोई ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से बेस की यानी कि न्यूक्लियोटाइड बेस की या तो सब्स्टिट्यूशन हो जाए या डिलीशन हो जाए या एडिशन हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है पूरे का पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आ जाएगी। पूरे की पूरी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आ जाएगी। उसके नतीजे में क्या हो सकता है आपके पास न्यू एलील्स बन सकते हैं। ये एलील्स फॉल्टी भी हो सकते हैं, ये एलील्स यूजफुल भी हो सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। और ये सारा कुछ जो न्यू एलील्स वगैरह का बनना है ये सारा कुछ रैंडम है, रैंडम या स्पॉन्टेनियस है। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई इसके अंदर कोई मैनेजमेंट के साथ या किसी प्लानिंग के साथ नहीं हो रहा होता। ये सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली रैंडम होता है। अब इसमें आप ये तो सारा कुछ रैंडम हमने बताया, आप इसके अंदर कुछ म्यूटाजेनिक एजेंट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। म्यूटाजेनिक एजेंट्स, उसमें आप क्या बताओगे कि कोई केमिकल म्यूटाजेंट्स काम कर सकते हैं वहां पे अपना? मे बी कोई केमिकल म्यूटाजेंट अपना रोल प्ले कर जाएं या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अपना रोल प्ले कर सकते हैं या आयोनाइजिंग रेडिएशन जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये तरीके भी हो सकते हैं जिसकी वजह से भी काम हो सकता है। फिर एक क्वेश्चन है इस म्यूटेशन के हवाले से ही, जिसमें वो कहता है कि कैसे जो हमारे पास म्यूटेंट एलील है इट कैन रिजल्ट इन एल्बाइनिज्म। एल्बाइनिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ये आपका सिलेबस आउटलाइन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले, वैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कहता है एक्सप्लेन हाउ a mutant allele can result in albinism। म्यूटेंट एलीन जो है वो कैसे अल्बाइनिज्म कर सकते। यहाँ पर आप इसके बारे में हार्ड कोर डाटा देना शुरू करोगे। आप सबसे पहले इसके बारे में बताओगे कि जो आपके पास TYR जीन है उसका एक्सप्रेशन होता है और उसका जो नॉर्मल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, टायरोसिनेज एंजाइम। वो टायरोसिनेज प्रोड्यूस करता है। अब टायरोसिनेज क्या करता है, टायरोसिनेज कन्वर्ट करता है टायरोसिन को इनटू डोपाक्विनोन। और ये जो डोपाक्विनोन है ये क्या बनाता है, ये बनाता है मेलानिन। और ये मेलानिन क्या होता है, मेलानिन बेसिकली हमारी बॉडी का ये पिगमेंट होता है जो हमें कैरेक्टरिस्टिक कलर दे रहा होता है हमारी स्किन को
हमारे अदर बॉडी पार्ट्स। और ये जो मेलानिन है ये हमारे पास छोटे छोटे वेसिकल्स में जिनका नाम मेलानोसाइट्स होता है उसमें बनता है। और अगर आपके पास अगर म्यूटेशन आ जाती है, इन केस ऑफ म्यूटेशन, जो हमारे पास म्यूटेंट एलील है वो रिसेसिव होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि टायरोसिनेज नहीं बनता। और इसकी प्रोडक्शन स्टॉप होने की वजह से क्या होती है, आपके हेयर, आपकी स्किन और आपका जो आइरिस है वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। टिपिकली इट अपीयर्स टू बी वाइट। और यहाँ पे आपने ये भी जरूर बताना है कि इट ओनली अकर्स इन होमोजाइगस रिसेसिव पीपल। इसे होमोजाइगस रिसेसिव लोगों में होता है। और उसने ऊपर खुद ही बता दिया कि हमारे पास ये जो है वो क्या कहते हैं, रिसेसिव एलील है। तो ये एक्सप्रेस ही हमेशा रिसेसिव लोगों में होगा। इसी तरह का म्यूटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसको एग्जामिनर बड़े शौक से पूछता है, और वो होता है कि जो आपके पास सिकल सेल एलील है उसका क्या रोल प्ले करता है, जो सिकल सेल एनीमिया वाला बंदा होता है उसकी बॉडी। और जो सिकल सेल एनीमिक ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अफेक्ट होता है। यहाँ पर हम करेंगे एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेंट sickle cell anemia on phenotype of affected person। जो बंदा अफेक्टेड होता है उसको किस तरह से ये एलील जो है वो डैमेज करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि उस बंदे को होमोजाइगस होना चाहिए फॉर म्यूटेंट एलील, यानी माँ और बाप दोनों की तरफ से उसको ये सिकल वाला जीन ही मिलना चाहिए। इसको ऐसे HBS के तौर पे शो किया जाता है। पहली बात तो ये। फिर आप बताओगे कि इसकी वजह से होता क्या है। इसकी वजह से हमारे पास ऑल्टर्ड बीटा पॉलीपेप्टाइड होती है, कहाँ पर, हीमोग्लोबिन। आप जानते हैं ना कि हीमोग्लोबिन में 2 बीटा चेन्स होती हैं और 2 अल्फा चेन्स होती हैं। जिसकी वजह से लोअर O2 कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको ये कैरी करने की कैपेसिटी, बिकॉज हमारे पास जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सिकल शेप की हो जाती हैं इस एक म्यूटेशन की वजह से, या शेप ऑफ अ क्रेसेंट।
लाइक दिस। पेपर में आपने ये बनाना नहीं, तो नॉर्मल तो ये ऐसे होना चाहिए था। ऐसे होने की बजाय ये यूं हो जाते। तो जब ये पेशेंट चेंज नजर आते हैं, दे कैरिंग लेस ऑक्सीजन। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? कैरिंग लेस ऑक्सीजन प्लस दे स्टक इन कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर स्टक हो गए, जिसकी वजह से दे कैन ब्लॉक द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो सकता है, और जिसकी वजह से जो ये ब्लड फ्लो ब्लॉक हो सकता है, इसका दूसरा क्या इम्पैक्ट है कि डैमेज कर सकता है हमारी कैपिलरीज को। और जो हमारे पास आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका ब्रेक डाउन बहुत फास्ट हो जाता है। और आप जानते हैं कि लेस आरबीसी तो लेस ऑक्सीजन तो लेस एनर्जी प्रोडक्शन, लेस एटीपी प्रोडक्शन, तो ओवरऑल सारे के सारे ही प्रोसेसेस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। सॉल्व हमारे पास आखिरी 4-5 मिनट मौजूद है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो ये है कि जो हमारे पास कितनी सारी एनीमिया है, उसका और जो नंबर ऑफ केसेस ऑफ मलेरिया है उनका आपस में क्या ताल्लुक है? तो उसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए।